हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वैकेंसी के साथ हम यहाँ आए हैं जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज़ है। ये रिलीज़ हुई है 22 जैन 2025 को, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही। लेकिन ये वैकेंसी जो है कुछ ही दिनों के लिए है, तो इसकी लास्ट डेट का खास ध्यान रखना और जल्दी से जल्दी इसको फिल कर लेना। ये निकाली है बेसिल वालों ने। बेसिल यूजुअली क्या है कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है, ठीक है। और इस बार ये वैकेंसी निकाली है एम्स दिल्ली के लिए। लास्ट टाइम ये वैकेंसी बेसिल वालों ने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका के लिए निकाली गई थी। इस बार जो है दिल्ली एम्स के लिए निकाली गई है। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको सिर्फ ऑफलाइन मोड के थ्रू ही आप इसको भर सकते हैं। कोई ऑनलाइन आपके पास लिंक नहीं आने वाला है, कोई एंट्री नहीं होने वाली है। आपको एक ऑफलाइन फॉर्म इसके साथ अटैच किया गया है एडवर्टाइजमेंट के साथ, जो कि आपको फिल करके और अपनी वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 170। इट इज़ अ ह्यूज नंबर कि 170 वैकेंसीज जो है दिल्ली एम्स ले रहा है बेसिल के थ्रू, ठीक है। जिसमें कि इसका ब्रेकअप कैसे है, 92 जो है यूआर कैटेगरी है, ओबीसी 40 कैटेगरी, एससी 25 एंड 13 एसटी कैटेगरी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये वैकेंसी हर कोई नहीं भर सकता है। तो इस वैकेंसी को कौन भर सकता है? जिसने नॉर्सेट 6 फिल किया था, सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो नॉर्सेट 6 में क्वालिफाई हुआ था और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। ओनली दोज कैन फिल दीज वैकेंसीज। उसके अलावा कोई भी नहीं भर सकता है। तो नॉर्सेट 6 क्वालिफाइड वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है कि आप लोग पहले ही पार्शियली सिलेक्टेड हो चुके हो। अब आपकी रेस आपके ही लोगों के बीच में है। सभी इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, तीनों में से कुछ भी हो। लेकिन सबके सब जो है रजिस्टर्ड एज आरएन और आरएम होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, ठीक है। बस जीएनएम वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इसका मंथली रेमुनेशन जो है आपको 28,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा और एज लिमिट रखी है 30 इयर्स। जिसकी 30 इयर्स से ज़्यादा हो चुकी है वो इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकता है। चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, ठीक है। सिलेक्शन जो है इनके रिक्वायरमेंट जॉब्स जैसे है जिस तरीके से उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। ये प्रेफरेंस देंगे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने सिमिलर या सेम डिपार्टमेंट में काम कर रखा है। लाइक आपने आईसीयू में काम कर रखा है और इनको आईसीयू स्टाफ की ज़रूरत है या फिर पीट्स आईसीयू की ज़रूरत है, तो आपको कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर आपने ओटी में कर रखा है, ईएनटी ओटी स्पेशली, या न्यूरो ओटी, कोई और ओटी में काम कर रखा है, तो आपको, और इनको भी सेम डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है टीएडीए ये कोई भी इशू नहीं करेंगे, ना आपको टेस्ट देने आने के लिए, ना आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आप विजिट कर रहे हैं, या फिर पर्सनल इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है दोस्तों, ये याद रखना, इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है। या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर आप लोग आते हैं तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ऑफलाइन मोड से ही भरा जाएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके साथ आपको अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये एड्रेस है बेसिल भवन, सेक्टर 62 नोएडा। इस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट करने से पहले आप एडवर्टाइज नंबर और पोस्ट का नेम, जिस जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप फिल कर रहे हैं तो पोस्ट का नेम आपको एज अ सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाएंगे? जो एज, आपको आपकी एज वेरीफाई करें, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, डिप्लोमा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी इन चीज़ों की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और बेसिल कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि आपने रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया या फिर जो आपकी कंडीशन है डॉक्यूमेंट्स की वो ठीक नहीं है, या जो आपने फोटोकॉपी लगाई है वो ब्लर्ड है या फिर क्लियर नहीं है, तो बेसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिल वाले जो है हमेशा आपको कांटेक्ट करते हैं थ्रू ईमेल आईडी
और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है क्लियर वर्ड्स में लिखें। बिना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के आपसे बेसिल वाले कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपके घर कोई लेटर पोस्ट नहीं करते हैं, आपके एड्रेस पे नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल और टेलीफोनिकली आपको इन्वाइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि लास्ट डेट के बाद, फाइनल सबमिशन के बाद ये आपको कोई भी मौका नहीं देंगे कि आप दोबारा कुछ उसमें करेक्शन कर सके या चेंजेस कर सके या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। तो बाय द टाइम ऑफ लास्ट डेट आपका सबमिशन हो जाना चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सबमिशन के बाद, सिर्फ उन्हीं को कॉल किया जाएगा या उन्हीं को मेल किया जाएगा और उन्हीं को आगे प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो भी फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्मेट जो इन्होंने अपना फॉर्म दे रखा है उस फॉर्मेट में एप्लीकेशंस को नहीं भेजेगा तो उनको सिंपली रिजेक्ट कर देंगे, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच कर रखा है, मैं भी उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। ठीक है, वो फॉर्म फिल करके ही साथ में देना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, जो ऑफलाइन मोड के थ्रू आपने जो भर के रखा है, उसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास ज़रूर रख लें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक फोटोकॉपी ज़रूर रख लें। और बेसिल राइटिंग एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मैंने जैसे कि बताया ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर आपके पास फ़ोन नंबर गलत है, आपने 0 का 6 बना दिया या 6 का 0 दिख रहा है, वो क्लियर नहीं है, तो बेसिल उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो खास करके ध्यान से कैपिटल लेटर्स में मेल आईडी टाइप करें और लिखें, और जो मोबाइल नंबर है वो बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हो ताकि ये लोग आपको इजीली कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, और आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो सब कुछ अटैच होना चाहिए। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट होगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो ये आपकी जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने एक स्पेशली फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कहीं कोई इश्यू आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो उस चीज़ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दे दिए दोस्तों इन्होंने लास्ट डेट कब है इनकी एप्लीकेशन रिसीव होने की। जो क्लोजिंग ऑफिस आवर्स होते हैं, लाइक 5 PM जो है क्लोजिंग ऑफिस आवर्स हुआ या 6 PM हुआ या 4 PM हुआ, उससे पहले पहले आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेसिल वालों को मिल जाने चाहिए। अगर 4 तारीख को शाम को 4-5 बजे से पहले इनको नहीं मिले तो ये आपको आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो कोशिश करो दोस्तों कि आप या तो 3 तारीख को या 4 तारीख को भी भेज रहे हो तो 4 तारीख को सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो। कोशिश करो स्पीड पोस्ट के थ्रू दो या बाय हैंड दे के आओ, लेकिन रिसीविंग जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस की कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, आपका RNRM नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपका 10th सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका GNM है या कहीं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाएंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है कंपलसरी है, इन दोनों की फोटोकॉपी लगाना। अगर आप पहले कहीं वर्किंग है तो EPF और ESIC कार्ड की भी फोटोकॉपी लगाएंगे। ठीक है, अगर आप एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए इसमें जो एडवर्टाइज है इसके लिए भर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स को जो है अपनी ईमेल आईडी एटलीस्ट वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने पुरानी हो। नहीं, सॉरी, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड ईमेल आईडी एटलीस्ट 6 months ऑफ अप्लाइड। हाँ, 6 महीने तक वो वैलिड होनी चाहिए। आपकी जो ईमेल आईडी है, आज आपने अप्लाई किया तो 6 महीने तक आप उसका वेट करेंगे, उस मेल आने का और कॉल आने का। ठीक है, अगर आपका कैंडिडेट की जो है वैलिड ईमेल आईडी नहीं है या पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो वो अपना जो न्यू ईमेल आईडी है ना वो क्रिएट कर लें। ठीक है, आप अपने नाम से कोई न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लें अप्लाई करने से पहले, और अप्लाई करने के बाद 6 months तक एटलीस्ट वेट करोगे आप इस वैकेंसी के लिए कॉल या मेल आने का। ठीक है,
आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, डीडी के थ्रू करनी पड़ेगी। डीडी इज मैंडेटरी, ठीक है, डीडी के थ्रू करनी पड़ेगी। और किस नाम से है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड नोएडा। इन्होंने इन फेवर ऑफ लिखा हुआ है कि किस नाम से आपको जो है डीडी बनवाना है। डीडी बनवाना है, ये रेड जो मैंने हाईलाइट किया है इस नाम से आपको डीडी बनवाना है, ठीक है। और डीडी कितने अमाउंट का होगा ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या विमेन हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आप 590 रुपीज़ का डीडी बनवाएंगे। अगर आप SC ST EWS और फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हो तो 295 रुपीज़ का आप डीडी बनवाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से बनवाना किसके फेवर में बनवाना है ये। और एडवर्टाइजमेंट जो है इन्होंने निकाला है उसका खास ध्यान रखना क्योंकि ये 22 को निकाला है और जो है लास्ट डेट भी बस आने ही वाली है। 4th of Feb इज द लास्ट डेट, ठीक है। जो भी है इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड आइदर ऑन रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस नंबर आप रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ डालोगे सिर्फ उसी पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अगर आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो एक्शन होगा एज पर द रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अगेंस्ट आप पे एक्शन होगा, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट किसी और तरीके के या किसी और माध्यम से इनके क्लाइंट से जो है कांटेक्ट नहीं कर सकता है। Candidates are requested to enter the details in the offline application format carefully. After submission of the application, no modification will be permitted and fees once paid will not be refunded. अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलती की है तो उसको कोई मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने कोई डेट नहीं निकाली है। ये मॉडिफिकेशन का आपको टाइम नहीं देंगे, ना ही परमिशन देंगे, ठीक है। और जो आपने एक बार फीस दे दिया, आपने डीडी करके भेज दिया है तो उसको भी ये लोग रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू अबव मेंशन्ड वेबसाइट ओनली। कैंडिडेट्स विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर वेबसाइट। जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है बेसिल की, आप सिर्फ उसी के थ्रू ही अपना जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकालेंगे, किसी और के थ्रू नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि कहीं और से ईमेल या SMS आता है, ठीक है, तो उस चीज को भी प्लीज चेक कर लेना रेगुलरली कि अगर बेसिल की तरफ से आता है तो ठीक है, कहीं और से आता है या डिले होता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और ये सिर्फ इस एप्लीकेशन के साथ जो फी है डीडी के अलावा कोई और किसी और तरीके की फीस ये लोग नहीं मांगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप्स टू बी फॉलो आउट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो है कैसे कैसे इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इन्होंने पहले इनवाइट किया है एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडवर्टाइज के थ्रू, फिर ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो शॉर्टलिस्ट होगा उसमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट कर देंगे और कुछ को रिजेक्ट कर देंगे और जो कैंडिडेट्स के नाम है वो बेसिल की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे बाय द टाइम दे विल अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ बेसिल, ठीक है। जो ऑल डाटा है कैंडिडेट्स का वो फर्दर एक्शन के लिए ले लिया जाएगा। मान लो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको आगे कॉल और ईमेल आईडी पे मेल करने के लिए इनको निकाल लेंगे, ठीक है। उनका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा या असेसमेंट होगा, एक कुछ भी करवा सकते हैं जैसा कि एम्स चाहेगा, ठीक है। और ये आपको फोन और ईमेल के थ्रू ही आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट जो है बेसिल की वेबसाइट पर डिक्लेयर होगा और कहीं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो दोस्तों किसी और के रूमर्स पे मत जाना, आप प्रॉपर बेसिल की वेबसाइट ही खोल के देखना। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो इंटीमेट कर दिए जाएंगे मेल और फोन कॉल के द्वारा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके इस डेट को आ जाइए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद जैसा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप सब कुछ फुलफिल कर देते हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ सब ओके है, तो ये आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो है वो ऑफर कर देंगे और आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेसिल जो है स्पेशली आपको कॉशन कर रहे हैं कि जो फ्रॉड्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट की कंपनीज के लिए कि आप इतने पैसे दे दीजिए आपकी जॉब लग जाएगी, पक्की नौकरी है, ये है वो है। तो आप इन बातों में मत आइए या किसी और को पैसे मत देना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वैकेंसीज है वो सब आपको बेसिल की वेबसाइट पे ही मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है जो आपको फिल करना है वो इन्होंने इसके साथ डाला हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे यहाँ आएगा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा, इसमें 10th
कि जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम डला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डालना है। जैसे फीमेल से किसी की शादी हो गई है तो अपना सरनेम चेंज करके मत डालना दोस्तों। 10th में जो आपके या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही डलेगा, इसमें फादर्स नेम डलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका आधार नंबर डालना कंपलसरी है, पैन नंबर डालना कंपलसरी है, अगर ESI है तो उसका नंबर डालोगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है फोटोकॉपी साथ में अटैच करने के लिए भी बोला है। अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर आते हो तो उस पर टिक करोगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, वो सब कर डालना है। नेशनलिटी हमारी इंडियन डलेगी, और रिलीजन जो है आप अपना डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस डालोगे, यहाँ पे आप रहते का हो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालोगे, यहाँ पे आप मेल आईडी डालोगे और फ़ोन नंबर्स डालोगे। फ़ोन नंबर 2 नंबर मांगे हैं इन्होंने, तो एक अपना एक फैमिली मेम्बर का, अगर आपके पास खुद के 2 नंबर हैं तो वो दोनों नंबर ज़रूर डालना, ताकि अगर एक नंबर पे कॉल ना हो पाए तो कम से कम ये लोग जो है आपके दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, मेल आईडी को जो है कैपिटल लेटर्स में, परमानेंट एड्रेस को कैपिटल लेटर्स में, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को कैपिटल लेटर्स में, इवन योर नेम, फादर्स नेम, सारी चीज़ें कोशिश करना सब कुछ आप जो है कैपिटल लेटर्स में डालें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मांगा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका 10th कहाँ से पास किया है, कब पास किया है, कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज आई थी और कितने में से आए थे, सब कुछ आपको फिल करना है। सेम 12th का मांगा गया है। आपका ग्रेजुएशन अगर आपने किया है या डिप्लोमा किया है, तो अगर आप मास्टर्स कर रखे, आपने MSc कर रखी है, MSc नर्सिंग कर रखी है तो उसका, और आपने कोई और आपने एग्ज़ाम या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने ले रखी है तो वो। फिर उसके बाद इन्होंने बात की है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आप किस हॉस्पिटल से आपने कैरी किया है, स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की जिस पोस्ट पे आप थे वो कब से और कब तक किया है, तो आपका टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो नंबर ऑफ ईयर्स आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, रेफरेंस में आप किसी का नंबर डाल सकते हो कि आप किसी और को रेफर कर रहे हैं। लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी अदर स्टेट की या लोकल लैंग्वेज है आप वो लिख सकते हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, आप उसमें से टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे लास्ट में एक नोट डाला है कि आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या डालने हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था और अब दोबारा से यही चीज़ लिखी हुई है कि आपको इसके साथ, इस फॉर्म के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। तो फर्स्ट पे आप अपने एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स डालेंगे, फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th सर्टिफिकेट डालेंगे, फिर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, पैन कार्ड डालेंगे और आधार कार्ड डालेंगे, और या फिर आपके पास EPF ESIC नंबर है तो वो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द 7 डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द फॉर्म, आपको जो है इसके साथ अटैच करके डालने हैं। आप अपने यहाँ साइन करेंगे और साथ में आप डेट डालेंगे। ठीक है, ये विद डेट बोला गया है दोस्तों, ध्यान रखना, साइन मत करना, डेट के साथ आपके साइन होंगे। थैंक यू।